जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। और इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और आप लोग उसे नहीं देखे तो ज़रूर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें पूछे गए हैं और इसमें जो प्रश्न है दोस्तों एडुटेरिया का, वो काफ़ी अच्छा लेवल का रहता है और ऐसा ही होना चाहिए भी। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं और बेल आइकन को अगर दबा दीजिएगा तो सही समय पर नोटिफिकेशन की प्राप्ति आपको हो सकेगी। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सीमुक निम्नलिखित वंशों में से किसका संस्थापक था। तो बात करें कि सीमुक किसका संस्थापक था, तो सीमुक जो था वो सातवाहन वंशों का संस्थापक था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक आसान प्रश्न में से था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निगेटिव को ढूंढना है दोस्तों कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, उदयगिरी गुहा जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, मंदसौर अभिलेख किसका होगा, ये यशोवर्धन का हो जाएगा, समुद्रगुप्त का नहीं होगा। मंदसौर यशोवर्धन का हो जाएगा। एहोल अभिलेख की बात किया जाता है, एहोल अभिलेख का भानुगुप्त का हो जाएगा। सॉरी, एहोल नहीं, पुलकेशिन द्वितीय का हो जाएगा। एहोल पुलकेशिन द्वितीय का। भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, याद रखिएगा, जिससे सती प्रथा का भी साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो इस यानी कि तीनों गलत है दोस्तों, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था। तो इत्सिंग जो था वो भारत की यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजा राम प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो मुक्ति जो प्राप्त की जा सकती है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में रहते थे, याद रखिए, कालिदास, वराहमिहिर, घटखरपर, शंकु, छपनक, वरारुचि, बेताल भट्ट, धन्वंतरी और अमरसेन। तो यानी कि इनमें से पतंजलि का नाम नहीं आया दोस्तों। और पतंजलि जो है ये शुंग वंशों में के दरबारी थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, पतंजलि शुंग वंश में थे। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन गया में हुआ था। तो याद रखिए, गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रमुख विद्रोह एवं नेता या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। हाँ, अब ठीक है, फकीर विद्रोह जो है वो मजनू शाह और चिराग अली, जो कि बिल्कुल सही है। और सॉरी, सही नहीं है, मिलान करना है। तो पहला का एक हो गया। भील विद्रोह जो थे वो सेवा राम किए थे, इसका नेतृत्व। तो ऑप्शन बी ठीक है, मतलब बी का दूसरा मिल गया। चुआड़ विद्रोह तो ये दुर्जन सिंह हो जाएंगे और चेरो विद्रोह भूषण सिंह हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 9 नंबर प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बताना है कि इसे, कथन नंबर 1 देखते हैं कि इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंट के कुछ भागों में पेश किया गया था, जो कि ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला आगे देख लेते हैं। कथन 2 है, यह हेक्टर मुनरो या थॉमस मुनरो के मौलिक विचार थे। तो ये भी बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है।
यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन से आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1947 में आया था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था बताना है दोस्तों। तो देखिए, इसमें सरकारी काम कागज का बहिष्कार हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है, ये हुआ था, ये शामिल था। सरकार को पुरस्कार लौटाना, ये भी सही था। सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार, ये भी बिल्कुल सही है। संवैधानिक संसाधनों के माध्यम से स्वरोजगार नहीं, गलत, ये गलत, रोजगार गलत दे दिए, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर 13 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, सबसे पहले तो समझ ले, संयुक्त अधिवेशन जब कोई बिल पर दोनों सदन सहमत नहीं हो तो राष्ट्रपति उस संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन जो हो गया दोस्तों 108 अनुच्छेद में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, और इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पर होता है दोस्तों, संविधान संशोधन और धन विधेयक पर नहीं होता, ये भी आप लोग याद रखिए। तो 4 नंबर तो ऐसे ही कट गया, और 2 नंबर वित्तीय विधेयक पर हो सकता है संयुक्त विधेयक, यानी कि 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। और सभापति कौन हो जाएंगे, यानी कि अध्यक्ष इसका कौन थे? तो उस समय के वायसराय लॉर्ड वेवेल हो गया। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यक्रम का निर्धारण किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, मूल संविधान में ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बाद में आया है, तो ऑप्शन ए डी हो जाएगा। ठीक है, मूल संविधान में इसका जिक्र ही नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता यानी कि अनुच्छेद 44 की बात किया गया है? ठीक है, समान नागरिक संहिता का उपलब्ध है। तो अनुच्छेद जो 44 है, ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट का तो है ही, वित्त आयोग का हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद का भी है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद का नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? उच्च न्यायालय की बात किया गया दोस्तों, ठीक है, हाई कोर्ट की, तो कौन सा क्षेत्राधिकार शामिल नहीं है, इसी बताना है। तो देखिए, उच्च सिंपल बात है कि दोनों डिफरेंस अब देखिए, तो परमादायी क्षेत्र जो है, परामर्शदायी, ये नहीं शामिल होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, विधान परिषद भारत में कुल 6 राज्य में है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक हो गया। ठीक है, तो किसमें नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है कि पंचायती चुनाव कराने का निर्णय
किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायती चुनाव कराने का जो निर्णय है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिएगा 126 अनुच्छेद में, ठीक है, अनुच्छेद 126 में। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 जो है दोस्तों, इसके द्वारा सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया था, जो कि 8वीं अनुसूची में ये शामिल नहीं है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन को नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया था, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी भी शामिल किया गया था, ए और सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 23 पर आ गए हैं दोस्तों कि एशियाई जंगल गधा कहाँ पर पाया जाता है? तो एशियाई जंगल गधा जो है ये कच्छ के रण में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में हो जाएगा, ये जिनेवा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिए यह यूएनओ का ही एक सदस्य इकाई है, ठीक है। और यूएनओ का इसका स्थापना जो हुआ था, ये इसका मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1950 में हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? कम तापांतर बताना है कि कहाँ कम तापांतर पाया जाता है, ठीक है। यानी कि वहाँ ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडा का डिफरेंस नहीं होता, वो बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो सदाबहार वर्षा वन बायोम में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 26 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसको कहते हैं? तो क्वीटो को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और क्वीटो कहाँ? इक्वाडोर में हो जाएगा, ठीक है। क्वीटो कहाँ है? इक्वाडोर में हो जाएगा, ठीक है। वेनिस को क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस को कहते हैं, याद रखिएगा। क्यूबा को क्या कहते हैं? एंटिलीज का मोती। और हवा का शहर या गार्डन सिटी किसको कहते हैं? शिकागो। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शिकागो वाला। तो आप लोग इस शिकागो को याद रखिएगा, हवा का शहर या गार्डन सिटी, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है कि गोल्फ के वजन कितना होता है? तो गोल्फ की गेंद का जो वजन होता है वो लगभग 45.94 में होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि वाच स्पीति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वाच स्पीति जो पुरस्कार है वो संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो है 1992 से दिया जा रहा है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1992 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गुरुजी, यहाँ फंसाने वाला प्रश्न है, गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? देखिए गुरुदेव बोलता है तो आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर मान लेते हैं, ठीक है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन बात किया गया गुरुजी तो MS गोलवलकर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मदन मोहन मालवीय को कौन सा उपाधि मिला था? याद रखिएगा, महामना, ठीक है। और श्री राजगोपालचारी को राजा जी का, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है कि लीम और नूरा लीम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लीम और नूरा लीम जो हो जाएगा वो नागालैंड का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड का। प्रश्न संख्या 31 है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ है?
तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था जो है वो धनबाद में हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा धन्यवाद, धनबाद। प्रश्न संख्या 32 है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो IDBI की स्थापना 1964 में हुआ था। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, 1964 में। ठीक है। अगले प्रश्न है कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के नए जो राज्यपाल जो हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे P चौहान, P चौहान। और झारखंड का नया राज्यपाल अगर पूछ देगा तो CP राधाकृष्णन, ये झारखंड का है। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड का। सिक्किम का नया राज्यपाल कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण आचार्य। ये भी याद रख सकते हैं कि लक्ष्मण आचार्य जो है ये सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैलो ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो सैली जो ऐप है वो केरल राज्य के द्वारा स्थापित ये जारी किया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। प्रश्न संख्या 35 है कि डस्ट लीग 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डस्ट लीग जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, ये कहाँ हुआ है ये बताना है। तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर? ये भी इम्पोर्टेंट है कि नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए वाटर विजन 2047। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर विजन @2047। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो अमित का जो संबंध हो जाए दोस्तों वो बॉक्सिंग से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो राजा राम मोहन राय जो पुरस्कार है वो BK प्रसाद को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, BK प्रसाद। बी से BK प्रसाद को सम्मानित किया गया है। 39 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो सबसे कम उम्र के जो एथलीट हो जाएगा अनाहत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनाहत सिंह। और ठीक है, इसका राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? ये अगर पूछे तो बर्मिंघम इंग्लैंड में इस बार हुआ था। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है कि किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो याद रखिए ये रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ, रानी रामपाल। 41 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार चुना गया है? तो एबल पुरस्कार किसे चुना गया ये बता। तो लुइस कैफरेली को चुना गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये और एबल पुरस्कार जो है दोस्तों ये गणित का पुरस्कार है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 42 है कि किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप जारी किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न संख्या 43 है कि किस देश ने हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया है? तो घोड़े यात्रा त्यौहार जो है दोस्तों ये नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। प्रश्न संख्या 44 है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया ये भी याद रखिए, 21 मार्च को। और ये 2009 से मनाया गया है। ठीक है, नहीं 2009 नहीं, इसको आप लोग खुद से देख सकते हैं, हमको ख्याल नहीं है। 21 मार्च को लेकर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 42 है कि नाबार्ड के नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया है? तो नाबार्ड नहीं, एनबीडी में जो शामिल हुआ है ब्रिक्स की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो ये मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है कि हाल ही में
किस संसद के सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो राहुल गांधी जी का, लेकिन फिर से ये वापस आ गया है दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के जो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे वो सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि डिजिटल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन, जिसका लंबाई भी पूछा जा सकता है, 131 किलोमीटर किन दो देशों से संबंधित है? तो ये जो मैत्री पाइपलाइन हो जाएगा वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला पुरुष एकल खिताब किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ऑस्ट्रेलिया जो ओपन हो जाएगा वो एरिना सबलेका हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि हाल ही में किस राज्य के ने 19 नए जिलों का गठन करने का ऐलान किया है? और इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो राजस्थान हो जाएगा। और अब राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए ये भी पूछा जा सकता है, तो 50। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं कि एक देश एक उर्वरक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक देश और एक उर्वरक योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न 53 नंबर है कि कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉन वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब किया गया है? यानी कि 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन कब तक लक्ष्य रखा गया है कि पूरा देश में होना चाहिए? तो ये 2030 तक 200 इसका लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है कि ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो अमर सिंह को ये सम्मानित किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमर सिंह। ठीक है। इन्हें यह अवार्ड प्राकृतिक आपदा क्षेत्र की सहायता के लिए दिया गया, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 55 देखते हैं कि बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति है? तो बोला जो टिनुबू हो नाइजीरिया का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय को शामिल किया? कितनी भारतीय महिलाओं को? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। 57 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में वी.के. अलग का निर्धन हो गया है। वाई.के. अलग का निर्धन हो गया है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्री। 58 नंबर है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होती है? तो जो कोरियोलिस बल है दोस्तों, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरियोलिस बल। प्रश्न है कि 59 है, सारगैसो सागर स्थित है। तो सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रश्न संख्या 7 है कि 60 कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे ज्वालामुखी जो हो जाएगा वो माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि किन क्षेत्रों में मुद्रा क्षरण का एक बड़ी समस्या है? सॉरी दोस्तों, सामने कुछ आ गया था तो उसको ध्यान नहीं होता। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं कि किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है। तो मृदा जो क्षरण होता है दोस्तों, ये जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश जहाँ होता है वहाँ अधिक समस्या होता है, यानी बड़ी समस्या वहाँ का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 62 पर आ गए हैं दोस्तों। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। आज थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं है। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो बात करें अजंता की दोस्तों, तो अजंता केवल महाराष्ट्र में ही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
ठीक है। 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र का सहायक नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र का जो सहायक दोस्त है ये तीनों हो जाएगा। तो दिबांग है, कामेंग है और लोहित, ये तीनों ब्रह्मपुत्र का सहायक है, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 64 है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है दोस्तों वो हरिके बैराज जो है वहाँ से उद्गम स्थल है और ये सतलज नदी पर है। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार है पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का, और ये लगभग बताया जाता है कि 45% भूभाग पर है भारत के। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है कि निम्नलिखित में से ऑक्जेलेट एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्जेलेटिक एसिड का जो है दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए तो इसका राइट। इमली में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा टार्टरिक, खट्टे दूध में लैक्टिक और चींटी में फॉर्मिक। ठीक है। तो यहाँ चारों ऑप्शन भी आपको क्लियर है क्योंकि इम्पोर्टेंट था। प्रश्न संख्या 67 है कि लुईस पाश्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है। तो लुईस पाश्चर ने दूध के पाश्चीकरण और रेबीज का टीका का खोज किया था। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, अगर पूछ जाएगा कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था तो एडवर्ड जेनर। ठीक है, याद रखिएगा चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था। ठीक है। तो आप ये सब भी याद रख सकते हैं। 68 नंबर प्रश्न है कि पौधों में ऊर्जा का आंतरिक स्रोत क्या है। तो पौधों में ऊर्जा का आंतरिक स्रोत क्लोरोफिल हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पौधों में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों का संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो मार्सिलिया हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मार्सिलिया। ठीक है। अगले प्रश्न करके चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक जो है दोस्तों इसका भी बोले टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, और ये किस वायरस होता है तो वैरिसेला वायरस होता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी के द्वारा ले जाया जाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 72 है कि अस्थि कोशिकाओं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है। तो यानी बताना सिंपल का हड्डी किसका बना होता है। तो कैल्शियम, एक तो हो जाएगा कैल्शियम और एक फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों, याद रखिए गुर्दे हैं, गर्भाशय नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 नंबर है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो बताएं दोस्तों मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो महाधमनी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा महाधमनी। प्रश्न संख्या 75 है कि विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर की बात है यूजेनिक्स हो जाएगा, यूजेनिक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा यूजेनिक्स। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 76 नंबर प्रश्न है कि कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सी है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। प्रश्न संख्या 77 है कि कौन इसमें क्या समानता है ये बताना है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनियम। तो देखिए दोस्तों ये सभी गैस जो है वो धातु हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो ये तापीय अपघटक अभिक्रिया का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 79 नंबर की, फिनोल्फ्थालीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, तो ये रंगहीन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा रंगहीन। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन हो जाएगा, ठीक है, मीथेन हो जाएगा। मीथेन का फार्मूला जो होता है CH4 हो जाता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 81 है कि सोने को तांबा के साथ किस लिए मिलाया जाता है, तो सोने, देखिए सोने बहुत मुलायम होता है जिससे ये आभूषण नहीं बन पाएगा और ये टूट सकता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा तांबा मिलाकर उसे कठोर बना देते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कठोर बनाने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है, तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है ये जिंक बना सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा जिंक, ठीक है। 83 नंबर प्रश्न है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, तो जल जो शोधन के लिए दोस्तों हम लोग एलम का प्रयोग करते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है एलम, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है कि डाल्टन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है, डाल्टन का जो सिद्धांत है उस रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है, तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 86 है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। R = आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध 1/A पढ़े होंगे, तो इसी का अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 87 है कि G का मान SI इकाई वही होता है जो डैश का SI इकाई होता है, ठीक है, तो जो त्वरण का होता है, देखिए G का मान कितना हो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका हो गया, त्वरण का हो जाता है, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है कि हवा के गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर हो जाएगा, हवा की गति एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। 89 नंबर प्रश्न है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या ऊर्जा का योग क्या होगा, तो ये स्थिर होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि H शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि G यहाँ पर शून्य कर दिया जा रहा है दोस्तों, G नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्थिर। प्रश्न संख्या 90 की निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, तो ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा जो है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है mgh, तो h को अगर हम ऊपर बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी और घटाएंगे तो ये घटेगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 91 की डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, तो देखिए पहला है कि दूध से क्रीम को अलग करेंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा जा चुका है, लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपकेंद्रीकरण कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अपकेंद्रीकरण, ठीक है। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं कि भारतीय बैंकों में विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है, तो ये यूके में हो जाएगा दोस्तों, यूके में, ऑप्शन ए हो जाएगा यूके। प्रश्न संख्या 93 है कि यदि किसी मुद्रा का विनियमन मुद्रा मूल्य अन्य मुद्राओं के तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसे उस मुद्रा का डैश कहते हैं, तो अवमूल्यन कहते हैं दोस्तों, इससे आयात बढ़ जाता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 के सीमांत उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है,
तो सीमांत उत्पादन में जो है यह शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो हो जाएगा वो 11वें पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 11वां पंचवर्षीय योजना का वृद्धि अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 8.3%, हालांकि पूछा नहीं जाता है। 96 नंबर प्रश्न आप लोग खुद से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, खुद से कीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर हम इसका सॉल्यूशन को प्रोवाइड करके हम पहुंचा देंगे। 97 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर का देखिए दोस्तों, 98 नंबर का ऑप्शन है बी हो जाएगा। हालांकि आप लोग हो सकता है, ये पूरा उम्मीद है क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, 99 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 100 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर वाई हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये वाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप लोग वाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन समय से पहुँच जाएगा। और जाते जाते कॉमेंट में जय हिंद लिख के जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।